रास्ते बदलो मगर मंजिल का ख्याल रखो। सपनों को जीने का हमेशा जुनून पालो। हर ठोकर से सीखो, हार मत मानो। इम्तिहान से डरने वालों को कौन संभालेगा। खुद पर यकीन रखो, मेहनत की मसाल रखो। सितारे तोड़ने की अब आदत डालो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई आर एस लर्निंग हब। स्वागत है आप सभी का वाई आर एस लर्निंग हब में। फ्रेंड, बैच की ये सोशल साइंस की क्लासेस है जिसमें हम आपका थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें मौर्यन एम्पायर और अशोका के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ऐसा समझिए, मौर्यन एम्पायर सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे मेजर पोर्शन आपके कवर हो जाते हैं सीएचएस में ना, तो सारे पोर्शन आपके इससे कवर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अपन देखेंगे बहुत सारी चीजें हमारे सामने। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है मौर्यन एम्पायर, अशोका और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक, की रूलर कौन थे। देखिए, जब हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे एम्पायर थे। मतलब मौर्यन एम्पायर एम्पायर तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे रूलर थे। सारे रूलर्स का इंपॉर्टेंस था, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई भी रूलर, फाउंडिंग मेंबर्स हो गए, फाउंडिंग रूलर्स हो गए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन हम उसमें भी अशोका जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अशोका से हर बार क्वेश्चन आए। ठीक, तो हम उन रूलर के बारे में देखेंगे जो और भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। ठीक, और अशोका की कंट्रीब्यूशन देखेंगे। डिक्लाइन देखेंगे, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ था। देखो, मेजर हम जब किसी भी चीज की बात करते हैं ना, तो किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन दो ही तीन कारणों से होता था। या तो उनके जो रूलर होते थे, जो लास्ट के रूलर होते थे, वो बहुत कमजोर हो जाते थे शासक, तो उसकी वजह से क्या था भाई, कि तुम्हारा नेतृत्व करने की तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं रहेगी। ठीक, जैसे हम ऐसे समझो कि आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, उनके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी, उन्होंने बिजनेस को अच्छे से संभाला। उसके बाद आप हुए, आपने भी अच्छे से बिजनेस को संभाला। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उनका मन ही नहीं लग रहा था बिजनेस में। ठीक, लेकिन आपने फिर भी बोल दिया नहीं तुम्हें बिजनेस ही करना है ना, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा। तो वो घुस तो गए बिना मन के, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी जब लीडरशिप पोजीशन है ही नहीं, तो वो बिजनेस क्या करेंगे, है ना। वो चीजें उनसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में डिक्लाइन देखने लगेंगे। ठीक, तो ये मेजर रीजन होते हैं। ऐसी ही चीजें हम एम्पायर में भी देखते हैं। डायनेस्टी, कोई भी डायनेस्टी का जब डाउनफॉल आता है तो वो इसी तरह आता है। फिर हम लास्ट में अपने लवली से 5 क्विक एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक, बाकी एमसीक्यूज आपको शॉर्ट में मिलते रहेंगे, शॉर्ट्स आप देखते रहो। सबसे पहले तो वाई आर एस लर्निंग हब चैनल को आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और वाई आर एस लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन, जिससे सारी चीजें आपको अपडेट्स मिलती रहें। जो आइए हम अपने बहुत से प्यारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, सो द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो रीन है वो कहा जाता है 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक था। ठीक है, कब था, 321 से लेके 185 तक। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में जब हम किसी भी डेट की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं रहती है वो डेट। वो डेट क्या होता था कि आप जितनी बुक्स पढ़ते जाओगे ना, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें कुछ और है ना, सारी चीजें। तो अपने को जो एक्यूरेट है, जो ज्यादातर बुक्स में मेंशन है, हम वही लेके चलेंगे। तो मौर्यन एम्पायर कब से कब था, 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक। इंट्रोडक्शन की बात करें तो द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर इन इंडिया, नोन फॉर इट्स सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटेंसिव टेरिटोरियल कंट्रोल। जैसे देखो, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर ना सबसे बड़ा एम्पायर था पूरे इंडिया में। एक तरीके से ऐसा समझो कि जो नॉर्दर्न और सदर्न रीजन थे, दोनों को कंबाइन जोड़ के रखा था। जैसे हम अभी तक रूलर जितनी भी डायनेस्टीज होती थी, कोई नॉर्दर्न पार्ट में रूल कर रही है, कोई सिर्फ ईस्टर्न छोटे पार्ट में। जैसे देखो, सपोज ये इंडिया है। ठीक, इंडिया को मैप पे मत जाना आप, ये एक्यूरेट नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया हो गया, ये ए बी सी डी, ये हमारे पास चार पार्ट हो गए। यहाँ पे कोई अलग डायनेस्टी रूल कर रही है, ए पार्ट में कोई दूसरी डायनेस्टी, यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है, सी पार्ट में कोई और रूल कर रहा है। लेकिन मौर्यन एम्पायर के पास साथ ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने पूरे इंडिया में कंबाइन रूल किया था। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी रूलर थी, इनकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा थी। और इनका ना एक सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था। जैसे देखो, ये इनका एम्पायर था। ठीक, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, जैसे एरिया थे, तो वहां के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों का अपॉइंट कर दिया था कि इतना से एरिया आप देखो, इतना से एरिया आप देखो। तो ये लोग क्या करते थे, एक सेंट्रलाइज कोई यहाँ पे टॉप पोजीशन पे इनका लीडर होता था, जो राजा होते थे, वो सबको कंट्रोल करके रखते थे। वन को भी, टू को भी, थ्री को भी, फोर को भी, फाइव को, पूरी एक सेंट्रलाइज सिस्टम चलता था इनके यहाँ। हम्म, ठीक, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे। आज से पहले ऐसा सिस्टम कभी देखने को मिला। जैसे हम मुगल शासक की भी बात करते हैं, तो मुगलों में हम देखते थे कि
कि राजा होते थे, फिर वो हर जैसे अब अच्छा आप मुगल छोड़ो, आप मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर करो, प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया को संभाल रहा है, लेकिन हर राज्यों के लिए क्या है, मुख्यमंत्री है। हाँ, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हो पाया। ठीक, हर राज्यों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया गया, मतलब चुनाव होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम एमएलए होते हैं, है ना, हर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से क्या था, ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उस टाइम पे क्या था, पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। ऐसा समझो कि आज की डेट में जो प्रधानमंत्री है वही उस टाइम पे सब कुछ होता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम अच्छे से मन लगा के सुनना है। ठीक, फाउंडिंग किंग की बात करें तो जो फाउंडिंग किंग थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 321 बीसी में उन्होंने नींव रखी थी, किसके साथ मिलके, इनके मेंटर थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। आप एक नीति शास्त्र पढ़ोगे, चाणक्य नीति के नाम से, बहुत फेमस बुक है। ठीक, अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले तो जरूर आप उसके बारे में पढ़ना। ठीक, चाणक्य बहुत ज्यादा होशियार थे, बहुत ही ज्यादा वो थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मेंटर किया था, फिर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। और जो मौर्यन एम्पायर की उस टाइम पे कैपिटल होती थी वो पाटलिपुत्र थी। अब आज की डेट में हम बात करें तो वो शहर पटना है। पाटलिपुत्र बहुत मॉडर्न शहर था। एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री में ना पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा, अगर हम टुडे सोसाइटी से कंपेयर करें तो आप ऐसा समझ लो कि जो शहर वो नहीं थे, बॉम्बे हो गए, दिल्ली हो गए, बैंगलोर हो गए, ऐसे शहर था हमारा पाटलिपुत्र उस टाइम पे। ठीक, चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हो गई। मॉडर्न एम्पायर है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ज्यादा टेरिटोरियल पे उनके कंट्रोल था। फाउंडिंग किंग कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, स्थापना कब हुई थी, 321 बीसी से लेके 125 बीसी के बीच में। कैपिटल कौन थी, पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कैपिटल कौन सी सिटी थी ये बताना है। सो नेक्स्ट, की रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के की रूलर्स कौन कौन से थे, तो पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिसने स्थापना की वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने, जैसे देखो, पहले थी हमारी नंदा डायनेस्टी। कौन सी, नंदा डायनेस्टी। इसे धनानंद रूल करते थे उस टाइम पे। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में मैं ले लिया, नंदा डायनेस्टी। इसके बाद इसे डिथ्रोन किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसके बाद आई मौर्यन डायनेस्टी। तो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था उसमें। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो नंदा डायनेस्टी को जब हरा दिए थे, तो उसके बाद रूल करने आए थे मौर्यन एम्पायर। किसके गाइडेंस में किया था इन्होंने, चाणक्य के। चाणक्य का ना बहुत मेजर रोल था, बहुत बड़ा रोल था। और इन्होंने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को यूनिफाइड करके रखा था। मतलब एक तरीके से यूनिफाइड समझो तो एकीकृत। एकीकृत मतलब एक साथ रख के रखा हुआ था। इनकी बहुत सारी अचीवमेंट थी, जैसे इन्होंने सेलिकस फर्स्ट निकेटर को भी हराए थे। सेलिकस फर्स्ट निकेटर पता है कौन थे, एक अलेक्जेंडर के जनरल थे। इन 305 बीसी गेन टेरिटरीज लाइक पंजाब, काबुल एंड बलूचिस्तान। उनको हराने के बाद, सेलिकस निकेटर को हराने के बाद इन्हें बहुत सारी टेरिटरीज मिली थी। पंजाब हो गया, काबुल हो गया, बलूचिस्तान, मतलब ये अफगानिस्तान तक ये लोग पहुंच गए थे, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, बहुत ग्रेट। अलेक्जेंडर का जनरल था। अलेक्जेंडर के बारे में तो आप सबको पता होगा, बहुत ही ग्रेट। फिर लास्ट में अपनी ये जब लास्ट के सालों में जब आने लगे थे, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और हर चीजें छोड़ दी थी, सत्ता का त्याग कर दिया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ लेना है सारी चीजें। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी से जो क्वेश्चन आएंगे तो कवर होंगे, बाकी चीजें कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े तो बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदुसार का रूल इन्होंने कब से कब तक किया था, 297 से लेके 273 बीसी तक। ठीक, तब तक इन्होंने रूल किया था। फिर ये चंद्रगुप्त के सन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की, उन्हीं के लड़के थे। और ये सेकेंड रूलर थे किस डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपने राज्य को और बढ़ाया था साउथ तक, बट कुडंट कॉन्कर कलिंगा। कलिंगा एक स्टेट है, अभी इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंगा, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। इन्होंने साउथ में तो बहुत अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था। जैसे ऐसे समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इतना कब्जा था, तो धीरे धीरे फिर ये जो बिंदुसार थे इन्होंने सदर्न रीजन में बढ़ाया। लेकिन एक छोटा सा इनके पास पोर्शन था जो कलिंगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ये कॉन्कर नहीं कर पाए थे। और इन्हें और किस नाम से जाता है, अमित्र घात, है ना, जिसे स्लेयर ऑफ एनिमीज भी बोला जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आप स्टार मार्क कर लो। देखो, नोट्स तुरंत लेके बैठना है। ठीक, पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, सारी चीजें तुरंत। मैं नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ड्राइव लिंक में पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, एकदम स्पून फीडिंग आपको नहीं कराई जाएगी। ठीक,
सारी चीजें लेके बैठना, कॉपी पेन एकदम हाथ में होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, बिंदुसार थे, कब से कब तक रूल था, सारी चीजें एकदम कवर कर लेना इसमें। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें। देखो एक मिनट मैं पहले और चीज बता दूं, अशोका के बारे में मैं आपको अलग चीजें बताऊंगा, है ना, आगे मैं अशोका के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनकी उसके बारे में ना एक सेपरेट लेसन है, उन सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेंगी, और अशोका ही मेजर इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में ना। अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ अशोका इंपॉर्टेंट है, अशोका बहुत ज्यादा, उसमें आपको ध्यान देना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, जैसे मैं सेंट्रलाइज आपको गवर्नमेंट बता ही चुका हूँ। एम्पायर हेल्ड सुप्रीम पावर एंड वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्री परिषद। एक राजा होता था, किंग होता था, जो रूल करता था, और उसको असिस्ट कौन करते थे, जो उसके मिनिस्टर्स होते थे। जैसे समझ लो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, तो उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, है ना। जैसे किसी को कोई डिफेंस मिनिस्टर होता था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता था, कोई होम मिनिस्टर होता था ना, किसी को रक्षा के बारे में अच्छा नॉलेज है, किसी को फाइनेंस के बारे में, तो ऐसी चीजें मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। प्रोविंसेस होती थी, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, ईच गवर्न बाय अ प्रिंस और रॉयल ऑफिसर। जैसे देखो, ऐसे समझो कि एक, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई ना, ठीक, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। अब ऐसे समझो कि प्रोविंस हो गई, एक सेंट्रलाइज्ड किंग था, उसके बाद बहुत छोटे छोटे राज्य हो गए, बहुत सारे, है ना। तो उनके लीडर, उनको जो रूल करेंगे, वहां के लिए एक गवर्नर, गवर्नर तरीके से समझो, गवर्न के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता था, जिसे या तो प्रिंस बोला जाता था, क्या, प्रिंस, या तो उसे रॉयल ऑफिसर बोला जाता था, ठीक। क्या बोला जाता था, प्रिंस या रॉयल ऑफिसर। फिर उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, तो भाई जब पैसा आएगा, जैसे इंडिया में अभी जब जीएसटी जैसी चीजें, टैक्स कलेक्शन होता है, रोड टैक्स, गाड़ियों में टैक्स लगता है, तब तो सारी चीजें हो पाती हैं। उस टाइम का जो रेवेन्यू सिस्टम था कैसा था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम था। उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स नोन एज समर्थ। उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम ही यही था, रेवेन्यू, ठीक। और जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जैसे आज के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट थे, उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है। तो उस टाइम के रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हें समहार्थ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, SAMAHARTA। देखो मैं आपके लिए साइड बाय साइड इसीलिए सारी चीजें लिख के चल रहा हूँ। क्या होता था, अभी तक मैं हिंदी की स्लाइड इसी में रहती थी, ठीक। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि आपको नोट्स मिलेगा ड्राइव लिंक में, अलग से आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। क्या था, मुझे प्रॉपर स्पेस चाहिए था, इसलिए मैं हिंदी की अलग स्लाइड बना दूंगा आपके लिए, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक। जैसे देखो, समर्थ बोला जाता था जो टैक्स कलेक्ट करते थे उस टाइम पे। स्पाई सिस्टम, स्पाई मतलब जासूसों को बोला जाता था। ये सब चीजें पता है कौन सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहा था, ये सारी चीजें बनाई जा रही थी किसके द्वारा, कौन था, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य बहुत महान थे, है ना। चाणक्य ने इनफैक्ट ऐसा समझो कि इस डायनेस्टी की नींव ही रखी थी उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। उनकी देन थी कि स्पाई सिस्टम हो हमारे पास, है ना, एक नेटवर्क कंट्रोल हो, हमारे पास आर्मी हो जो स्ट्रांग हो, वेल इक्विप्ड हो, कंसिस्टिंग हो, इन्फेंट्री होनी चाहिए, है ना, घुड़सवार होने चाहिए, हाथी हमारे पास होने चाहिए। और अभी तक क्या होता है, जितने भी राजा होते थे ना, आपने एलिफेंट किसी भी मतलब उसमें नहीं देखा होगा राजाओं के साथ, ये ज्यादातर एलिफेंट पता है जो अफगानिस्तान के रूलर होते थे, ईरान साइड के, वो लेके आते थे। लेकिन मौर्यन एम्पायर में भी ऐसा हुआ था कि इन्होंने हाथी अपने उसमें शामिल किए थे। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन था मौर्यन एम्पायर का, तो सबसे पहला था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का। पहली बार हमें दिखाया गया था कि एक वास्ट रीजन में इंडिया कैसे कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक। कैसे एक सिंगल किंग रहते हुए वो सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। तो ये हमें किसने बताया था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के बारे में मौर्यन एम्पायर में। ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में भी वहां से पता चला था। बहुत सारे ट्रेड रूट थे, ट्रेड रूट ऐसा था व्यापार, जैसे देखो भारत आज की डेट में चाइना के साथ व्यापार कर रहा है, तो बहुत सारे रास्तों के साथ व्यापार कर सकता है, हवाई मार्ग से कर सकता है ना, समुद्री मार्ग से कर सकता है, रास्ते के थ्रू कर सकता है। उस टाइम पे भी बहुत सारे ट्रेड रूट थे जो इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं पर्शिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। उस टाइम पे ना कॉइन यूज किए जाते थे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए, कॉइन मतलब पैसों का। अभी तक हम देखो, वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा था, पहला चैप्टर लिंक करो, दूसरा चैप्टर बार्टर सिस्टम पढ़ा था, वस्तु विनिमय जिसे हम बोलते थे, है ना, चीजों का आदान प्रदान होता था। उस टाइम पे कोई कॉइन जैसी पैसे का यूज नहीं होता था, लेकिन मॉडर्न एम्पायर में कॉइन यूज होते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारी फेमस चीजें, जैसे आप अशोकन पिलर्स देखोगे, स्तूपास देखोगे, स्तूपा, सांची स्तूपा देख लो आप, है ना, रॉक आउट केव्स देख लोगे, जिसे बाराबर केव्स भी बहुत फेमस है।
ये सिंबल है, किसके सिंबल है ये? मौर्यन एम्पायर के आर्किटेक्चर के सिंबल है कि मौर्यन आर्ट किस तरह की होती थी, उस टाइम पे ये सारी चीजें बनी थी। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म भी जो था ना, बुद्धिज्म, वो भी इसी टाइम पे रिलीजन ज्यादातर स्प्रेड हुआ था। अशोकास पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड द रिलीजन टू एशिया एंड बियॉन्ड। जो अशोका थे बहुत महान शासक थे ना, उन्होंने ही एशिया और पूरे बियॉन्ड, एशिया के बाहर भी जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाया था, तो उन्हीं की देन थी। कल्चरल सिंथेसिस थी, है ना, कल्चर को लेके बहुत प्रमोट किया जाता था। कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डाइवर्स रीजन, बहुत सारे रीजनों के साथ जो कल्चर थे उन्हें अडॉप्ट किए जाते थे और अपने कल्चर को भी ये लोग प्रमोट करते थे। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई फेमस कल्चर है उसे हम नहीं प्रमोट करेंगे तो सामने वाला कैसे जानेगा? सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें कोई चीज जब विरासत में मिलती हुई है तो हमें उस चीज का काम है कि उसके ब्रांड एम्बेसडर हम ही बने। ठीक, जैसे आपके अंदर कोई काबिलियत है, समझो ऐसा कि हमारे साथ पास बहुत सारे बच्चे हैं ना, कोई बच्चा है जिस पढ़ने में तेज है ना, उसकी राइटिंग हैबिट बहुत अच्छी है, वो लिख अच्छे से लेता है, तो भाई उसकी इंपॉर्टेंस उसे समझना पड़ेगा, वो उस फील्ड में अच्छे से कर सकता है। लेकिन पढ़ाई में क्या होता है कि हमें सारी चीजें चाहिए। जैसे देखो, आपको CHS की आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 9 में, तो आपके लिए इक्वली सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोचो 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने हैं। अब आप ये सोचो कि मैथ्स में छोड़ देता हूँ, मैथ्स में वीक हूँ, तो आप डरने लगो मैथ्स मत पढ़ो। भाई कैसे कर पाओगे आप 20 क्वेश्चन? तो आप डायरेक्ट, जो जो बच्चा सभी सब्जेक्ट में ध्यान दे रहा है, मैथ्स को भी लेके चल रहा है, तो वो तो आपसे आगे निकल ही जाएगा। और ये तो कंपटीशन, कितना ज्यादा कंपटीशन है CHS के लिए। आप बेटो देखो, आप अभी 8th क्लास में हो गए, तो आप हल्के में ले रहे हो कंपटीशन को, हल्के में बिल्कुल मत लो, बहुत ज्यादा फाइट होती है, मतलब एक एक नंबर से लोगों की सीट इधर उधर हो जाती है। एकदम मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको टीचर पे अपने बिलीव रखना है, टीचर आपके साथ है, टीचर सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना? कल्चरल सिंथेसिस, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ट्रेड इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये किसी भी डायनेस्टी का ना बहुत बुरा फेज होता है, डिक्लाइन। ये डिक्लाइन पता है कब से हुआ था? अशोका की डेथ के बाद। अशोका बहुत ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के ना, अशोका बहुत ज्यादा थे। जब उनकी डेथ हो गई थी 232 BC में, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया था, ये धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगा था मॉडर्न एम्पायर का। वीक सक्सेसर थे और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेंसिव वीकेंड द एम्पायर। जैसे मैं बताया कि जो सक्सेसर थे अशोका के बाद आने वाले राजा थे, वो उतनी एफिशिएंटली रूल कर ही नहीं पा रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा वीक थे। जो लास्ट मॉडर्न रूलर थे वो बृहद्रथ थे। कौन थे बृहद्रथ? उनको मार दिया गया था। किसने मारा था? जो जनरल थे, उन्हीं के जनरल ने मार दिया था, सोचो, पुष्यमित्र सुंग ने। और फिर उसके बाद उन्होंने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। देखो, सबसे पहले थी नंद डायनेस्टी। ठीक, नंद डायनेस्टी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डायनेस्टी। उसके बाद आई मौर्यन। ठीक, मौर्यन डायनेस्टी MD लिख दिया हूँ। उसके बाद आई थी शुंग डायनेस्टी। ठीक, सोचो, मतलब ऐसे समझो कि जो आर्मी का रूलर था, मैं किसी रूलर को अपॉइंट कर रहा हूँ कि आप मेरी आर्मी संभालो, उसी ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इन्हें मार दिया था और खुद की डायनेस्टी चालू कर दी। तो आप समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा वीक सक्सेसर थे। जो ये था डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। इसमें दो तीन चीजें आपको समझने के लिए थी कि डिक्लाइन क्यों हुआ था, और लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ थे। किसने मारा था? पुष्यमित्र सुंग ने मारा था। फिर उसके बाद सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी 185 BC में। सो मैं बोला था ना कि आपके लिए मैं एक अशोका का बैकग्राउंड सारी चीजें अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि अशोका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अशोका का बैकग्राउंड देखिए, इन्होंने 268 से लेके 232 BC तक रूल किया था। ठीक, अप्रॉक्स। देखो, एंशियंट हिस्ट्री में ईयर का कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं कि नहीं एग्जैक्टली यही है। जो मेजर बुक्स में दिखे वही अपने को मान के चलना है, और NCERT तो हमारे लिए मस्ट। किस लिए फेमस थे ये? बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री एंड स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, ये फेमस थे बुद्धिज्म। ठीक, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था और अशोका ने बुद्धिज्म। और ये बहुत महान रूलर थे इंडियन हिस्ट्री में, उस टाइम तक बहुत ग्रेट रूलर थे। और जो की इवेंट इनका था, बैटल ऑफ कालिंगा। कालिंगा मैंने बताया था ना कि जो वहां पे उनके दूसरे रूलर थे, कौन थे दूसरे रूलर? बिंदुसार थे। तो बिंदुसार ने ही कलिंगा वॉर जीत पाए थे, कलिंगा में कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन अशोका ने कालिंगा में कब्जा किया था। ठीक है, 261 में बैटल ऑफ कालिंगा, बहुत फेमस है ये। और इसी के बाद ना बहुत बड़ा, ऐसा समझो कि बैटल ऑफ कालिंगा के बाद ही अशोका की लाइफ में बहुत सारी चीजें आई थी। नहीं तो ये बहुत क्रूअल रूलर माना जाता था, मतलब इंसान था ही नहीं, एक तरीके से तुरंत मारो और रूल करो। ठीक, अगर इसे कोई चीज पसंद आ गई, कोई डायनेस्टी,
ये तुरंत उसको कब्जा कर लेता था वहां पे। फिर उसके बाद देखते हैं कलिंगा वॉर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 261 बीसी में हुई थी। फॉट बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड द स्टेट ऑफ कलिंगा, जो मॉडर्न डे ओडिशा है। कलिंगा को ना आज की डेट में हम बात करें तो ये रीजन ओडिशा के अंडर में आता है। हम्म, किसके अंडर में आता है? ओडिशा के अंडर में। उनके राजा के बीच में फॉट वॉर की गई थी, लड़ाई हुई थी, किसके बीच में? मौर्यन एम्पायर और कलिंगा, स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में। रिजल्ट ये हुआ था कि बहुत ज्यादा खून बहा था, मतलब ऐसे समझो, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो जिससे क्या हुआ था ना, अशोका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था। भाई आप ही सोचो कि आपके सामने 1 लाख लोगों की डेड बॉडी पड़ी है, तो आपको कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं तो आप पिघलोगे। अशोका ने रिनाउंस, मतलब वायलेंस का त्याग कर दिया था। उसके बाद कहा था धम्मा अपनाया था, रूटेड इन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। बुद्धिस्ट का एक प्रिंसिपल है, बुद्धिस्ट रिलीजन जब हम देखते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल था धम्मा। उसको फिर किसने अपनाया था? अशोका ने। उसके बाद से मतलब एक तरीके से वो पिघल गया था, उसने त्याग कर दिया था कि मैं अब अहिंसा, वायलेंस तो करूंगा ही नहीं किसी की तरह। ठीक। तो हम अशोका का जो धम्मा था बहुत फेमस था, वो देख लेते हैं। उन्होंने एक मोरल कोड इम्फेसिस कर लिया था, और नॉन वायलेंस, कंपेशन, टोलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। उन्होंने बोल दिया था कि नॉन वायलेंस जैसी चीज तो मेरी लाइफ में कुछ रहेगी नहीं, है ना। अब मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीऊंगा और शांति से जीऊंगा सारी चीजें। प्रमोटेड बाय अशोका टू यूनिफाई हिज डाइवर्स एम्पायर, उन्होंने ये बोल दिया था कि सब शांति से रहो। ये सबसे ज्यादा की कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका। ठीक। और उनका एक की कंट्रीब्यूशन था स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो धर्म था उसको फैलाने में भी। इन्होंने क्या किया था ना, बुद्धिस्ट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, एक्टिवली प्रमोट करते थे। इंडिया के बाहर भी ना, जैसे आप कोई भी देश ले लो, श्रीलंका हो गया, सेंट्रल एशिया का रीजन हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, हर जगह ये लोगों को यहाँ से भेजते थे कि आप जाओ, है ना, सारी चीजें समझो। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था स्तूपास का, सांची स्तूप इन्हीं का बनवाया हुआ है ना, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी इन्होंने बनवाई थी। श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट में ये मिशनरीज थे। मिशनरीज होता था जैसे किसी भी धर्म का जो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं ना, वो अपने धर्म के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स के बारे में बताते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन, है ना, शिलालेख बोला जाता है कि कोई ऐसे प्रूफ जो चीजें बनाई गई हों, जो चीजें हमें इतिहास में मिलती हों, तो वो क्या क्या थी। अशोका's मैसेज वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स अक्रॉस हिज एम्पायर। जितनी भी उस टाइम पे रॉक्स थी और पिलर्स थे, सब में अशोका के एम्पायर के बारे में मैसेज दिखते हैं। ये सारे मैसेज किस में लिखे रहते थे? प्राकृत, प्राकृत जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, ग्रीक, अरेमिक, सब में लिखे रहते थे इन लैंग्वेज में। ठीक, जो लेकिन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी उस टाइम पे प्राकृत थी। ठीक, कौन सी थी? प्राकृत। थीम्स थी नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के थे एथिकल गवर्नेंस और एनिमल वेलफेयर एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये किसी तरह का धर्म लेके टॉलरेट नहीं करते थे ना, किसी तरह युद्ध नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दिया था। फिर नॉन वायलेंस के एकदम कट्टर समर्थक थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एस्टेब्लिश किया था, या एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की गई थी, और फोकस किया जाता था कि रोड्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स, है ना, ये सारी चीजें, वाटर वेल्स, कुएं खोदे जाएं। वेल्स को कुआं बोला जाता था। उन्होंने अपॉइंट भी किए थे, अपॉइंट किए गए थे ऑफिसर, जिसको धम्मा महमताज बोला जाता था। उनका ये काम था कि जो धम्मा पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करने में फोकस करें। मतलब देखो, आप समझ रहे हो ना कि धम्मा को लेके अशोका लास्ट में कितने वो हो गए थे। ठीक, मतलब एक क्रूअल रूलर किस तरह पूरा चेंज हो गया था, एक वेलफेयर स्टेट की तरफ आ गया था। बहुत बड़ी बात थी। अशोका इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको एकदम अच्छे से। ओके, सो हम लास्ट में आज के एंड चैप्टर के एंड पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक, 5 एमसीक्यू हुए, बाकी जो एमसीक्यू है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, जैसे मेरा एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको पढ़ा के खत्म करूंगा, एक मैराथन क्लास लेके हम सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। ठीक, बाकी कमेंट बॉक्स में जैसी आपकी डिमांड आएगी तो फिर हम देख लेंगे वो सारी चीजें, है ना, वो कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं। सो दैट्स इट। व्हाट वाज द इमीडिएट आउटकम ऑफ द कलिंगा वॉर फॉर अशोका। कलिंगा वॉर जब हुई थी, मैं बताया था ना कलिंगा वॉर क्या थी, किसके किसके बीच हुई थी? स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुई थी, और किसके बीच में? अशोका के बीच में हुई थी, मौर्यन एम्पायर के बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ था? इमीडिएट इफेक्ट क्या देखने को मिला था? क्या टेरिटरी बढ़ी थी? एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड धम्मा हुआ था। थर्ड, इंक्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी थी? या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलायंसेस हुआ था? देखो, पहली बात तो ये, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी तो नॉर्मल था क्योंकि अशोका जीते थे, लेकिन उस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने खुद को जीता हुआ माना ही नहीं कभी। ठीक, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर लिया था, और धम्मा जो उनकी पॉलिसी थी उसको अपना लिया था। ठीक,
क्लियर है ना फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हुआ था, सारी चीजें मैं आपके सारे ऑप्शन में डिस्कस कर दिया हूँ आपके साथ। सेकंड बात करते हैं, व्हाट इज अशोकास धम्म प्राइमरीली बेस्ड ऑन। जो अशोका का धम्म था वो बेसिकली किस पे बेस होता था प्राइमरी, तो वो होता था किस पे, हिंदू रिलीजन था कि जैनिज्म था कि बुद्धिज्म था, कौन सा था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, आपको आंसर सीधे चमक गया होगा इसमें, क्या था, बुद्धिज्म। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रमोटेड बाय अशोका, कौन सी चीज अशोका प्रमोट नहीं करते थे, एनिमल वेलफेयर, रिलीजियस इंटॉलरेंस, रोड कंस्ट्रक्शन, नॉन वायलेंस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक। ये बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। विच स्क्रिप्ट वॉज, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि आप इग्नोर करके चले जाओ। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच स्क्रिप्ट वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका की जब हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें प्राइमरली कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, पढ़ाया था मैं आपको, कौन सी स्क्रिप्ट थी, देवनागरी थी कि ब्राह्मी थी कि खरोष्टी थी कि तमिल थी, तो कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका लोकेटेड। जो लॉ एंड कैपिटल था अशोका पूरे मौर्यन एम्पायर को सिंबोलिज्म करता था, वो कहाँ लोकेटेड था, तो वो सांची में था कि सारनाथ में था कि कलिंगा में था कि पाटलिपुत्र में, कहाँ था, सांची, है ना। लॉ एंड कैपिटल कहाँ था, सांची। एक मिनट, लेट मी चेक, सांची, सारनाथ, कलिंगा, पाटलिपुत्र, सॉरी सॉरी, सांची नहीं सारनाथ में था, ठीक है ना। जो लॉ एंड कैपिटल बना हुआ था कहाँ था, सारनाथ, ठीक। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। दैट्स इट। नोट्स आपको मिल जाएगी, इंग्लिश वाले बच्चों को लिए भी मिल जाएगी नोट्स, और हिंदी वाले बच्चों को भी नोट्स मिल जाएगी। नोट्स आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, है ना। जैसे आप जाओगे ड्राइव लेने तो आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगी, ठीक। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपडेट से रिलेटेड जुड़े रहें, ठीक। और किसी भी तरीके की फेक नैरेटिव में आप नहीं फंसे, है ना। जैसे बहुत सारे फेक नैरेटिव किए थे कि आप अगर 220 300 मार्क्स का पेपर है तो 220 कट ऑफ में हो जाएगा, 230 हो जाएगा, कट ऑफ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। कट ऑफ फिक्स, कट ऑफ 300 का पेपर है तो 300 ही अपने को फोकस करके चलना है, ठीक। थैंक यू बच्चों।